आप सुन रहे हैं अंकिता मालू की लिखी कहानी खट्टा मीठा प्यार और मैं हूँ आरजे सलोनी। चलिए पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वडोदरा, क्लास 4। दो बच्चे एक दूसरे के बाल पकड़कर बुरी तरह से लड़ रहे थे। बाकी के सब बच्चे उन्हें बस देख रहे थे। किसी की बीच में पड़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी क्लास में टीचर का आना हुआ। किंशु, किशिका, क्या हो रहा है ये सब? तुम लोग यहाँ पढ़ने आते हो या लड़ने आते हो? किंशु: मैम, सब इसकी गलती है, अपने बाल ठीक करते हुए कहता है। इशिका: नहीं मैम, इसने पहले मेरी चोटी खींची थी। किंशु: तूने मुझे पहले पेटू नहीं कहा था? इशिका: तो तू भी कुछ बोल देता, चोटी क्यों खींची? मैम: चुप हो जाओ दोनों, हर दिन की ये कहानी है दोनों की। जाओ क्लास के बाहर जाकर खड़े हो जाओ दोनों। क्लास के बाहर आकर दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं। किंशुक के पापा विजय और इशिका के पापा अमर जिगरी दोस्त हैं। दोनों एक ही बिल्डिंग में आमने सामने फ्लैट्स में रहते हैं। जहां अमर और विजय एक दूसरे की जिगरी यार हैं, वहीं किंशुक और इशिका एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। दोनों हर दम लड़ते रहते हैं। किंशुक के घर में उसकी दादी, मम्मी सरला और उसकी 4 बड़ी बहनें हैं। 4 बहनों के बाद आया किंशुक, घर में सबका लाडला है। दादी की तो जान बसती है किंशुक में। किंशुक भी अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। उनकी कही बात कभी नहीं टालता। बहुत ही नटखट लेकिन दिल का एकदम साफ है किंशुक। अब आते हैं इशिका पे। वो किंशुक के सामने वाले फ्लैट में रहती है। उसके घर में उसके दादा दादी, माँ अर्चना, पापा अमर और एक छोटा भाई रोहन है। इशिका भी बहुत नटखट लेकिन प्यारी बच्ची है। किंशुक और इशिका की बचपन से ही नहीं बनी। दोनों ही स्वभाव में एक जैसे हैं। दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से बढ़कर मानते हैं, इसलिए दोनों की कभी नहीं बनी। दोनों की हर चीज में टक्कर होती है, फिर चाहे पढ़ाई हो या कोई खेल हो या बड़ों की नजरों में प्यार पाना हो। दोनों ही सामने वाले को हराने के लिए हर काम करते थे। उनको खुद की जीत से कोई मतलब ही नहीं था। मतलब था तो सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की हार से। क्लास 8। तूने मेरी शर्ट पर इंक क्यों गिराई? रुक, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा? टीचर से जाके मेरी शिकायत करेगा कि मैम, इशिका ने मेरी शर्ट पर इंक गिरा दी। जा कर ले जो करना है, मैं किसी से नहीं डरती। इशिका जानती थी कि किंशुक कभी भी उसकी टीचर से शिकायत नहीं करेगा। दोनों में कितनी भी लड़ाई हो जाए, वो कभी भी टीचर से शिकायत नहीं करते थे, क्योंकि टीचर से शिकायत करने पर बात घर वालों तक पहुंचने का खतरा था। जब वो दोनों क्लास 5th में थे तो इशिका के पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उनको किडनी की जरूरत थी और उस समय किंशुक के पापा ने अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाई थी। इसके बाद दोनों परिवारों में दोस्ती और गहरी हो गई थी। दोस्ती नहीं हुई तो खाली किंशुक और इशिका में। वो दोनों हर दम लड़ते रहते, पर कभी भी बात टीचर्स तक या परिवार वालों तक नहीं पहुंचने दी। सबको यही लगता कि किंशुक और इशिका में बहुत अच्छी दोस्ती है। दोनों परिवारों में आना जाना दिन भर ही लगा रहता था। कौन किसकी माँ है और कौन किसके बच्चे, ये देखकर कोई बता ही नहीं पाता था। समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। दोनों कॉलेज में आ चुके थे। किंशुक की 4 बहनों की शादी हो गई थी। सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। नहीं बदली तो दोनों की लड़ाइयां। दोनों के दोस्त उनकी लड़ाई से बहुत परेशान रहते। जब भी दोनों किसी चीज में एक साथ होते थे तो वो लोग सर पकड़ लेते थे कि आज तो पक्का कोई हंगामा होगा। दोनों के कॉलेज के फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे थे। एग्जाम खत्म ही हुए थे कि किंशुक ने घर में बम फोड़ा कि उसे आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई जाना है। दादी तो पोते के दूर जाने के नाम से ही डर गई। किसी ने उनके मन में बात बैठा दी थी कि बाहर जाकर बच्चे बिगड़ जाते हैं और वापस घर भी नहीं आना चाहते। दादी रात भर ये सोचती रही कि कहाँ तो वो सोच रही थी कि फाइनल एग्जाम के बाद किंशु की शादी कर देंगी, और कहाँ ये लड़का तो मुंबई जाने की सोच रहा है। वहां उसे कोई ऊट पटांग लड़की पसंद आ गई तो? और मुंबई की लड़कियां तो होती भी बहुत तेज हैं। सुबह दादी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। सब बहुत डर गए। किंशुक तो बहुत घबरा गया था।
क्योंकि ये अटैक दूसरी बार दादी को आया था। एक अटैक दादी को पहले भी आ चुका था। सब हॉस्पिटल आ गए थे। इशिका के पापा मम्मी सबका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे थे। धीरे धीरे दादी को भी होश आ रहा था। डॉक्टर ने दादी को किसी भी तरह का सदमा नहीं पहुंचे ऐसा कहा था। थोड़े टाइम के बाद दादी को जब अच्छे से होश आया, तब दादी ने सबको अपने पास बुलाया। किंशुक का हाथ पकड़ा। अब बम फोड़ने की बारी दादी की थी। दादी नहीं चाहती थी कि किंशु की मुंबई जाने की इच्छा मन में ही रह जाए, लेकिन वो डर भी रही थी उसे वहां भेजने से। इसलिए उन्होंने बीच की तरकीब निकाली थी। दादी ने बोलना शुरू किया, देख किंशु, तुझे मुंबई जाना है तो मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन जाने से पहले तुझे मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। बोलिए ना दादी, मैंने आज तक कोई भी बात टाली है क्या आपकी? आप बोलिए तो सही। देख किंशु, कभी भी भगवान के घर से बुलावा आ सकता है। मैं जाने से पहले अपनी पोता बहू को देखना चाहती हूँ। एक बार तेरी शादी हो जाए तो मैं चैन से मर सकती हूँ। ऐसा मत बोलिए दादी, आपको कुछ नहीं होगा, रोते हुए किंशु ने कहा। पर दादी, अभी शादी कैसे? मतलब इतनी जल्दी? मैं अभी सिर्फ 21 का हूँ। मैं जिंदगी में कुछ बन जाऊं फिर करवा देना ना शादी। अभी मुझे पढ़ना है दादी। देख, तेरे पढ़ने के चक्कर में कहीं मुझे कुछ हो गया तो तू जिंदगी भर अफसोस करेगा। ठीक है दादी, मैं सोच कर बताता हूँ। किंशुक को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने उस समय के लिए बात टालने के लिए बोला और दादी के कमरे से बाहर आ गया। इतनी टेंशन के बीच में इशिका आज बहुत खुश हो रही थी। सोच रही थी कि बड़ी बड़ी बातें करता था ना सबके सामने, मुंबई जाएगा, ऐश करेगा। अब मजा आएगा जब घरवाली से बेलन खाएगा। बहुत तंग कर लिया बच्चू, अब देखेंगे कहाँ जाएगा। इधर किंशु को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपने खास दोस्त राहुल को फोन किया और मिलने बुलाया। जब राहुल को पूरी बात बताई तो पहले तो वो खूब हंसा। फिर राहुल उसकी परेशानी को समझते हुए बोला, अरे यार, अभी दादी शादी बोल रही हैं, कल परपोता बोलेंगी। तू क्या 21 में शादी और 22 में बच्चे पैदा कर लेगा? जब इशिका ने राहुल को देखा तो उसके पास आते हुए बोली, हाय राहुल, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ इशिका, तुम कैसी हो? राहुल ने हाथ मिलाते हुए पूछा। मैं भी अच्छी हूँ। राहुल, तुमको मालूम है, सुना है किंशुक शादी कर रहा है। बहुत मजा आएगा ना। हम उसकी शादी में बहुत एंजॉय करेंगे, खूब डांस करेंगे। मैंने तो सब सोच लिया है कि क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। वाह, बहुत मजा आएगा, है ना राहुल? राहुल, इस बंदरिया को बोल दे चली जाए यहाँ से अभी। मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ, मुझे और गुस्सा नहीं दिलाए। किंशुक ने आंखें दिखाते हुए कहा। क्या किंशुक, अपनी दादी की इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो तुरंत हाँ बोल देती। दादी तुमसे कितना प्यार करती हैं, ऐसा क्या मांग लिया? तुम्हारी शादी ही तो देखना चाहती हैं। अपने लाडले पोते की शादी कर लो शादी और फिर चले जाना मुंबई। दादी भी खुश, तुम भी खुश। इशिका ने आंखें मटकाते हुए कहा। किंशुक ने इशिका को गुस्से से घूरा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो जानता था अभी कुछ भी कहा हुआ बेकार है। अभी उसके हाथ में कुछ नहीं है। इशिका के जाने के बाद राहुल ने किंशुक को कहा, देख किंशुक, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, हंसकर चाहे रोकर। अगर हंसकर करेगा तो तेरे साथ साथ सब खुश होंगे और इशिका भी कुछ नहीं कह पाएगी। अगर ऐसे ही गुस्से में करेगा तो दादी को भी बहुत खराब लगेगा और इशिका को तुझे सुनाने का एक और मौका मिल जाएगा। इसलिए देख भाई, मैं तो यही कहता हूँ कि सबके सामने खुश रहते हुए शादी के लिए हाँ बोल दे, तो घर में भी सब खुश हो जाएंगे और इशिका का मुंह भी बंद हो जाएगा। तू शादी कर ले, फिर मुंबई चले जाना। उसके बाद में देखेंगे। भाभी जी को तो वैसे भी दादी अपने पास रखेंगी। नई नई पोता बहू है भाई। किंशुक के पास अब कोई उपाय नहीं था, तो उसे राहुल की बात सही लगी। वो कुछ सोचते हुए दादी के पास गया। घर के सब लोग वहीं थे। उसने दादी का हाथ पकड़ा और प्यार से बोला, दादी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक मैं अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक आप मुझे बच्चे की जिम्मेदारी से दूर रखेंगी। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पापा बनने के लिए नहीं। अगर आपको मंजूर है, नहीं तो आप सोच लीजिए। दादी किंशुक की बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, तुझे क्या तेरी दादी इतनी पुराने ख्यालात की लगती हैं? मैं तो तेरी शादी भी अभी नहीं करवाती, लेकिन अब डर लग रहा है कि जाने से पहले
बस तेरी शादी देखने की इच्छा है, वो पूरी हो जाए। बस मैं 5-6 साल कुछ नहीं बोलूंगी। तेरी इच्छा हो तो बच्चे पैदा करना, वरना मत करना। विजय, जल्दी लड़की देखना शुरू कर दे। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। बस जल्दी से जल्दी बहू घर आ जाए तो मैं भगवान के घर निश्चिंत होकर जा सकूं। दादी ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तो 20-21 साल की लड़की कहाँ से लाए जो शादी के लिए तैयार हो। उस पर लड़की अच्छे से घर की होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, सुंदर भी होनी चाहिए। आजकल कौन इतनी जल्दी शादी कराता है? कौन माँ बाप इतनी जल्दी अपनी बेटी देंगे? उस पर माँ की चिंता। वो माँ की भी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते थे। उसने अपनी परेशानी अपने दोस्त अमर को बताई कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझे माँ की इच्छा कैसे भी पूरी करनी है, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत लड़की ना आ जाए घर में, इसका भी ध्यान रखना है। अच्छे घरों में आजकल इतनी जल्दी कौन करता है लड़की की शादी? मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कैसे भी करके बस माँ की इच्छा पूरी करनी है। अमर ने कुछ सोचते हुए विजय से कहा, अगर तू बुरा नहीं माने तो क्यों ना अपनी ईशु की शादी किंशुक से करवा दी जाए। अगर मेरी बेटी तेरे घर में जाएगी तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। हम आमने सामने ही रहते हैं तो बेटी के जाने की तकलीफ भी ज्यादा नहीं होगी और माँ की इच्छा का भी मान रह जाएगा। अगर तुझे मेरी इशिका पसंद है तो मैं घर पर बात करूं, नहीं तो कोई बात नहीं। अमर की बात सुनकर विजय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अमर को गले लगाते हुए बोला, तूने तो मेरी हर परेशानी मिटा दी। इशिका जैसी अच्छी बच्ची हमारे घर आएगी तो उससे अच्छी बात क्या होगी। घर में सब बहुत खुश हो जाएंगे और इशिका को भी हमारे घर में ससुराल जैसा डर नहीं लगेगा, क्योंकि किंशु को भी वो पहले से जानती है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं। और फिर ईशु तो लाडली है हमारे घर की। विजय की बात सुनकर अमर की आंखों में पानी आ गया। उसने विजय से मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं समधी जी? बिल्कुल समधी जी, विजय ने फिर से अमर को गले लगाते हुए कहा। अमर और विजय दोनों ने अपने अपने घर पर यह बात बताई, सिवाय इशिका और किंशुक के। घर में सब लोग बहुत खुश हो गए। इशिका बहुत अच्छी लड़की है और किंशुक बहुत ही समझदार और शरीफ लड़का है, तो घर में किसी को भी इस रिश्ते से दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब तक ये बात किंशुक और इशिका को नहीं पता चली थी। पता नहीं क्या होगा जब ये बम फटेगा। नमस्कार, पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं अंकिता मालू की लिखी कहानी खट्टा मीठा प्यार, और मैं हूँ आरजे सलोनी। एपिसोड 2। किंशुक और उसका दोस्त राहुल घर के नीचे बातें कर रहे थे। तभी किंशुक की माँ का फोन आया। बेटा, तेरे लिए लड़की पसंद कर ली है, मालूम है कौन? अरे अपनी ईशु। तू खुश है ना बेटा? घर में सब बहुत खुश हैं। जाना पहचाना रिश्ता, अच्छे लोग, अच्छी लड़की, और क्या चाहिए। तू कहाँ है? जल्दी से घर आ जा, फिर सारी बातें करते हैं। माँ एक ही सांस में सारी बातें कह गईं। किंशुक के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो क्या बोले, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ आता हूँ, अभी नीचे हूँ। इतना बोलकर किंशुक ने फोन रख दिया। फोन रख देने के बाद राहुल ने पूछा, क्या बात है भाई, चेहरे पर तोते क्यों उड़ रहे हैं? ऐसा क्या बोल दिया माँ ने? किंशुक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो अभी तक होश में ही नहीं आया था समझो। जब राहुल ने उसे जोर से हिलाया तब वो बोला, दिमाग खराब हो गया है सबका। पहले शादी की जिद थी, अब तो लड़की दिखाना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे किसी से भी शादी कर देंगे क्या? एक बार तो पूछना चाहिए था। मुझे नहीं करनी उससे शादी। किससे शादी? कौन लड़की है, बता तो सही। घर वालों ने फाइनल किया है तो कोई तो बात होगी, तू टेंशन ना ले। घर वालों ने अच्छे से देखकर ही फाइनल की होगी। वैसे है कौन? राहुल ने पूछा। वो बंदरिया इशिका, उसे फाइनल किया है मेरे लिए। मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ? हम एक साथ 10 मिनट तो रह नहीं सकते, जिंदगी भर कैसे निभाएंगे? मैं नहीं कर सकता उससे शादी। मैं अभी जाकर पापा को मना कर दूंगा। वो घर की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में इशिका से टकरा गया। अरे अरे अरे, देख कर तो चलो। अपनी शादी की खुशी में इतना भी मत उड़ो कि सामने से आता हुआ भी ना दिखे। वैसे कितना फनी लगेगा ना बाल विवाह होते हुए। खेलने कूदने की उम्र में शादी, फिर बच्चे,
फिर और बच्चे। मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। देखना, मेरी शादी तक तो तुम्हारे बच्चे 4-5 साल के हो जाएंगे। फिर वो खूब डांस करेंगे मेरी शादी में, बहुत मजा आएगा। इशिका ने खिलखिलाते हुए कहा। किंशुक को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो ये समझ गया था कि अभी तक इशिका को ये नहीं मालूम कि किंशुक की शादी उसी से हो रही है। तो उसने अपने गुस्से को शांत करते हुए खूब खुशी दिखाते हुए कहा, हाँ भाई, हो रही है छोटी उम्र में शादी, तो क्या हुआ, ऐश करूंगा, मैं तो खूब सेवा कराऊंगा। और जहां तक बच्चों का सवाल है, तो मेरी भी यही इच्छा है कि 2-3 साल में 2 बच्चे पैदा कर ही लूं, जिससे दादी भी अपने पर पोते पर पोती को खिला सके। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी दादी की इच्छा पूरे करने का मौका जो मिल रहा है। अच्छा ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ, बाय। शादी के बहुत सारे काम हैं। पापा बोल रहे थे कि मेरे मुंबई जाने से पहले वो मेरी शादी करवा देना चाहते हैं। चलो बाय, मिलते हैं फिर सगाई में। किंशुक की बात सुन इशिका सोच में पड़ गई। इसे क्या हो गया, इतना खुश क्यों है? कल तक तो ये शादी नहीं करना चाहता था और आज बच्चों के लिए भी तैयार है। अजीब हाल है। खैर, मुझे क्या, देखते हैं किसकी किस्मत फूटी है जो इस बंदर के पीछे आ रही है। भगवान उसे हिम्मत दे। इशिका ये सब सोचते सोचते जब घर पहुंची तो देखा उसके पापा मम्मी बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। क्या बातें हो रही है मेरे बगैर? इशिका ने मम्मी को पीछे से पकड़ते हुए पूछा। आओ बेटा, मेरे पास आकर बैठो। मैं अभी तुम्हारे लिए ही पूछ रहा था और तुम आ गई। आओ यहाँ बैठो। उसके पापा ने उसे अपने पास बिठाते हुए कहा। देखो इशिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें तो मालूम ही है कि जब मुझे किडनी की जरूरत थी तो कोई भी आगे नहीं आया, ना मेरा भाई, ना बहन, ना कोई और। उस समय काम में भी बहुत नुकसान हो गया था। ऐसे समय में विजय ने अपनी किडनी देकर मुझे बचाया, और तो और मेरे डूबते हुए व्यापार को भी संभाला। विजय के बहुत एहसान है मुझ पर, और आज मौका मिला है कि मैं उसके एहसान चुका सकूं। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्या मेरी मदद करोगी? बोलो इशू, आज तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत है। इशिका, क्यों नहीं पापा, आप मुझसे पूछ ही क्यों रहे हैं? आपका मुझ पर पूरा हक है। आप तो मुझे बस ये बताइए कि मुझे करना क्या है। मैं जान देकर भी आपकी हर इच्छा को पूरी करूंगी। अमर ने इशिका को गले लगाते हुए कहा। मुझे पता था मेरा बच्चा मुझे कभी किसी चीज के लिए ना बोल ही नहीं सकता। मैंने तुम्हारी शादी किंशुक के साथ तय कर दी है बेटा। आज उस परिवार को तुम्हारी बहुत जरूरत है। जल्दबाजी में अगर कोई गलत लड़की उस परिवार में आ गई तो पूरा परिवार टूट जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई से भी बढ़कर दोस्त किसी तरीके की परेशानी में पड़े। उसने उस वक्त हमारी मदद की थी जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया था। आज हमारे पास मौका है उस परिवार के लिए कुछ कर जाने का। इसलिए मैंने सामने से किंशुक का हाथ तुम्हारे लिए मांग लिया, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें इतना अच्छा परिवार, हमसे भी ज्यादा प्यार करने वाले सास ससुर और इतना अच्छा लड़का मिला है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है उस घर में जाकर तुम हमेशा मेरा नाम बढ़ाओगी, कभी मेरा सर नीचे नहीं झुकने दोगी। इशिका की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसने पापा की तरफ देखते हुए कहा, इतनी क्या जल्दी है, मुझे भी कुछ साल तो अपने पास रहने दीजिए। नहीं बेटा, अब नहीं। देखो, किंशुक भी तो अपनी दादी के लिए जल्दी शादी को मान गया है, तो तुम क्या अपने पापा के लिए नहीं मान सकती? मैं उन लोगों को जुबान दे चुका हूँ, अब मैं पीछे नहीं हो सकता। प्लीज बेटा, प्लीज मेरी बात। पापा प्लीज, आप प्लीज मत बोलिए। मैंने बोला ना, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। फिर क्यों आप मुझे प्लीज बोलकर शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं तैयार हूँ पापा शादी के लिए। आप बोल दो उन लोगों को शादी की तैयारियां शुरू कर दें। इशिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात, मैं अभी विजय से बात करके आता हूँ। ऐसा बोलते हुए अमर सामने वाले घर में चला गया और इशिका अपने कमरे में आ गई। इशिका को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो आकर बिस्तर पर गिर गई और तकिया में मुंह छुपाकर खूब देर तक रोई। उधर किंशुक का भी हाल कुछ ऐसा ही था। उसने इशिका से गुस्से में बोल तो दिया कि सगाई के दिन मिलते हैं, और उसी गुस्से में इशिका से शादी के लिए भी हाँ बोल दी। लेकिन अब क्या, अब तो तीर निकल चुका था कमान से। देखते हैं किसको भेदता है। एपिसोड 3।
थोड़ी देर रो लेने के बाद ईशु ने फोन उठाया और किंशुक को मैसेज किया, शाम 7 बजे घर की छत पर मिलो, जरूरी बात है। मैसेज करने के बाद उसने अपना फोन एक साइड पटक दिया और फिर से रोने लगी। शाम 7 बजे दोनों जन छत पर मिले तो काफी देर खामोश खड़े रहे। दोनों को ही एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। क्यों बुलाया मुझे छत पर? किंशुक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। मुझे कुछ काम था तुमसे, मतलब कुछ पूछना था तुमसे। ईशु ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? ईशु ने बिना बात को घुमाए पूछा। ये बात तो मैं भी पूछ सकता हूँ, तुम भी तो ना बोल सकती थी, फिर तुमने क्यों हाँ की? देखो, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि प्लीज इस शादी के लिए ना बोल दो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ओह, जैसे मैं तो मरा जा रहा हूँ तुमसे शादी करने के लिए। देखो, मैं ना नहीं बोल सकता, प्लीज तुम ही ना बोल दो। अगर मैं ना बोल पाती तो अब तक बोल देती, यहाँ तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर मैं मजबूर हूँ, मैं ना नहीं बोल सकती। प्लीज तुम ना बोल दो, दोनों की जिंदगी का सवाल है। मैं समझता हूँ, लेकिन तुम भी समझो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, घर में सब तैयार हैं। दादी की तबीयत का तो तुमको मालूम ही है। अब अगर पूरी तैयारी के बाद मैं अपनी बात से मुकरा तो दादी के लिए खतरा हो सकता है। अब मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हो सकता, मैं भी मजबूर हूँ। तो अब क्या कर सकते हैं? ईशु ने किंशु की तरफ नजरें उठाकर पूछा। किंशु ने देखा ईशु की आंखें रोने की वजह से बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। उसे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो चाहे लाख सताता हो ईशु को, लेकिन उसने ये कभी नहीं चाहा कि उसकी वजह से ईशु की आंखों में आंसू की एक बूंद भी आए। वो कुछ पल उसकी लाल आंखों को ही देखता रहा। इस पर ईशु ने फिर से पूछा, बोलो ना, अब क्या कर सकते हैं? हम दोनों मजबूर हैं, दोनों ना भी नहीं बोल सकते और शादी भी दोनों को नहीं करनी, किसी का दिल भी नहीं दुखाना। तो बोलो ना, अब क्या कर सकते हैं? देखते हैं, कोई तो उपाय होगा ही। तुम्हें अगर कुछ समझ में आए तो मुझे बताना, मेरे पास कोई उपाय आया तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मुझे कुछ नहीं मालूम, बस मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। कुछ भी करो पर शादी को रोको। कैसे रोकूं? क्या बोलूं दादी को, क्या बोलूं पापा को? कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। अब तो सब भगवान पर ही छोड़ना होगा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुमसे शादी करने से अच्छा है कहीं भाग जाऊं। ये सही है, पहले क्यों नहीं आया ये आइडिया? हाँ, तुम भाग जाओ। ऐसा करो, आज ही भाग जाओ, तो सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। ना मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी, ना तुम्हें मुझसे। अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें मालूम है मैं ऐसा नहीं कर सकती, फिर भी मैं भी ना किससे हेल्प की उम्मीद लगा ली। उफ, पता नहीं क्या होगा अब। ऐसा बोलते हुए ईशु वहां से पैर पटक के चली गई। हे भगवान, मुझे बचा लो, मुझे नहीं करनी इस लड़की से शादी। मैं कैसे झेलूंगा इसे? प्लीज भगवान बचा लो, अब सब आपके हाथ में है। किंशु ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। इधर घर में पंडित जी आए हुए थे। दोनों घरों से सब लोग आ गए थे। ईशु भी आ गई थी। फिर किंशु को भी उसके पापा ने फोन करके बुलाया। कुछ देर में किंशु भी आ गया। दोनों बच्चों की कुंडलियां मिलाई जाने लगी। दोनों ही प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ दोष निकल जाए कुंडलियों में और ये शादी ना हो। दोनों की कुंडलियां देखने के बाद पंडित जी ने गंभीर होते हुए कहा, दोनों बच्चों के 32 गुण मिलते हैं। ऐसी कुंडलियां कम ही देखने को मिलती हैं। दोनों की कुंडलियां मिलाने के बाद 3 दिन बाद सगाई और 1 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकला। पर पंडित जी, इतनी जल्दी हम तैयारी कैसे करेंगे? अमर जी ने कहा, बच्चों की कुंडली के हिसाब से ये सबसे अच्छा मुहूर्त है। इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त है वो 2 साल बाद है। अब आप देख लीजिए। तो 2 साल बाद वाला करते हैं ना, तब तक मेरा MBA भी हो जाएगा। किंशु ने फटाफट कहा। और तब तक तेरी दादी परलोक सिधार जाएगी, दादी ने टोकते हुए कहा। हम 3 दिन बाद सगाई और 1 महीने के बाद शादी करेंगे। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, अमर ने कहा। किंशुक और ऋषिका एक दूसरे को देख रहे थे और कहना चाह रहे थे कि अब क्या होगा। दादी ने दोनों को एक दूसरे को देखते हुए देख लिया और सबके सामने बोला, क्या इशारे हो रहे हैं आंखों आंखों में? बात पक्की हुई नहीं कि दोनों नजरों से खेलने लग गए।
नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है, किंशु ने सफाई देते हुए कहा। तू चुप कर, दादी सब समझती है। धूप में सफेद नहीं किए हैं बाल। आया बड़ा मुझे समझाने वाला। अरे माँ, क्यों बच्चों की क्लास ले रही हो? इनके दिन है भाई, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? विजय ने कहा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सगाई तक दोनों ना मिलेंगे ना बात करेंगे। सुन लिया ना बच्चों, दादी को कोई शिकायत का मौका नहीं देना। 3 दिन की बात है, फिर सगाई हो जाएगी, तो जब जितना जी चाहे बात कर लेना, ठीक है? अमर ने दोनों को समझाते हुए कहा। दोनों ने हाँ कहते हुए गर्दन नीचे कर ली। वैसे भी इस बंदर से बात करना कौन चाहता है? ईशु ने मन में सोचा। हे भगवान, इस बंदरिया से तो मैं जिंदगी भर बात ना करूं। बचा लो प्रभु, अब आपका ही सहारा है। किंशु सोच रहा था। आने वाले 3 दिन लिस्ट बनाने, कपड़े खरीदने और सगाई की बाकी तैयारियों में निकल गए। क्योंकि दोनों के घर आमने सामने थे, तो आते जाते कई बार नजर मिल जाती थी और दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजर से देखकर घर के अंदर चले जाते थे। ईशु का अब सामने वाले घर में जाना कम हो गया था, या यूं कहें बंद ही हो गया था, क्योंकि शादी के बाद उसी घर में जाना था, तो पहले जाना थोड़ा अजीब लगने लग गया था। 3 दिन बाद आखिर आ ही गया सगाई का दिन। सगाई का प्रोग्राम नीचे गार्डन में ही रखा हुआ था। गार्डन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और दोनों घरों के लोग, कुछ खास रिश्तेदार और पड़ोसी इकट्ठे हुए थे। थोड़ी देर में पंडित जी ने लड़का लड़की को बुलाने के लिए बोला। यहाँ ईशु तैयार होते टाइम सोच रही थी, कहाँ फंस गई यार। आज अगर पसंद के लड़के से शादी हो रही होती तो कितना मन से तैयार होती मैं। पता नहीं क्यों मेरी किस्मत में वो उल्लू क्यों लिखा है। भगवान क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने में उसकी मम्मी उसे लेने आ गई। बोली, तैयार है मेरी गुड़िया? कितनी प्यारी लग रही है। इतनी उदास क्यों है? हम कोई तुझसे दूर थोड़ी ही हैं, तू तो हमारी आंखों के सामने ही रहेगी हर दिन। किंशु नीचे आ चुका था। वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसने ब्लू कलर का सूट पहन रखा था। थोड़े टाइम में ईशु भी अपनी माँ के साथ नीचे आ गई। ईशु ने लाइट पिंक कलर का फुल ड्रेस पहना था और उस पर लाइट ग्रीन कलर का हैवी दुपट्टा था। गला खाली था और कान में भारी इयररिंग्स पहने थे। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पूरे फंक्शन में सब उसे ही देख रहे थे। गार्डन में एक तरफ स्टेज बना था, जहाँ पर किंशु पहले से मौजूद था। उसके पास ले जाकर ईशु को खड़ा कर दिया गया। दोनों ने एक नजर एक दूसरे को देखा भी नहीं, जैसे जो भी हुआ उसमें बस सामने वाले की ही गलती थी। लेकिन अब क्या कर सकते थे, सगाई तो करनी ही थी। दोनों ने बिना मन के एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। एपिसोड 4। सगाई हो चुकी थी और अब दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी। घर में सब बहुत खुश थे, सिवाय किंशु और ईशु के। कौन से फंक्शन में क्या पहनना है, क्या करना है, क्या खाना बनेगा, मेहंदी, हल्दी, शादी, रिसेप्शन, सबके लिए इनवाइट जा चुके थे। ईशु और किंशु की पसंद सब चीजों में बिल्कुल एक जैसी थी। लाइफ के लिए उनका गोल भी एक था। जो एक नहीं था वो बस इतना कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जब दोनों के घर वालों ने देखा कि ये तो आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने उन दोनों को एक दिन अकेले शॉपिंग पर जाने को बोला। थोड़ी ना नुकुर के बाद दोनों मान गए। अपने अपने घर से सामान की लिस्ट लेकर दोनों लिफ्ट के आगे मिले। मिलते ही दोनों ने एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूरा। अब घूरती रहोगी या चलोगी भी? किंशु ने लिफ्ट का बटन दबाते हुए कहा। वो क्या है ना, बहुत दिन बाद अपने होने वाले पति का दीदार कर रही हूँ, तो खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। ईशु ने टॉन्ट मारते हुए कहा। हाँ हाँ, वेरी फनी, चलो अब आ गई लिफ्ट। किंशुक ने कहा। हम कैसे जा रहे हैं? उड़कर। नीचे मेरा प्राइवेट जेट हम लोगों का इंतजार कर रहा है। तब तो मैं नहीं जा सकती। आज के राशिफल में मुझे हवाई यात्रा ना करने के लिए कहा गया है। तो बाबा, मुझे तो अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, तुम ही जाओ। एक बार शादी हो जाने दो, जिंदगी से प्यार भी खत्म हो जाएगा। वैसे बाइक से जा रहे हैं, मेरे पास इससे ज्यादा दिमाग खराब करने की हिम्मत नहीं है। अभी तो पूरा दिन बाकी है, एनर्जी बचानी होगी। तुम दिन की बात करते हो, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। एनर्जी की तो तुम्हें बहुत जरूरत पड़ने वाली है और मुझे बहुत सारी हिम्मत की। हे भगवान, ये सब झेलने की मुझे हिम्मत देना। कार ले लेते ना, दिन भर खरीदा हुआ सामान
हम कहाँ हाथ में लेकर घूमेंगे? ईशु ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने ये बात बोली नहीं होगी पापा को? पर पापा ने कहा उनको कार की जरूरत है, शादी का कुछ और काम भी निपटा नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कि आज आज मैनेज कर लो। किंशु ने कहा, वैसे बाइक ठीक से चला तो लोगे ना? गिरा तो नहीं दोगे मुझे? भरोसा नहीं है तुम पर। अब से पहले कभी तुम्हारे साथ बाइक पर बैठी भी नहीं हूं, पता नहीं कैसे चलाते होगे। इशिका ने डरते हुए पूछा। वैसे आइडिया अच्छा है, बाइक से गिराकर तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देता हूँ तो शादी भी कैंसिल हो जाएगी, क्या बोलती हो? हाउ मीन, अपने फायदे के लिए तुम मेरे हाथ पांव भी तोड़वा सकते हो, कितने बुरे हो ना तुम। अभी तुमने देखा ही क्या है होने वाली पत्नी जी। चलिए बैठे मैडम, ड्राइवर आपकी सवारी के साथ रेडी है, प्लीज। हाँ ठीक है, बैठती हूँ, पर याद रखना अगर मेरे हाथ पैर टूटे तो भी घर वाले हमारी शादी करवा कर ही मानेंगे, फिर शादी के बाद तुम्हें ही मेरी सारी सेवा करनी होगी। ठीक है, तुम्हारे इतने भी अच्छे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। बैठो, अब मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा क्या? चलो अब चलते हैं, पूरा दिन यही निकल जाएगा। किंशु ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। बैठ रही हूँ, हे प्रभु रक्षा करना, ईशु ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा। एपिसोड 5। दोनों बाइक पर बैठकर मार्केट की तरफ जाने लगे। आधे रास्ते दोनों ने कोई बात नहीं की। थोड़ी देर बाद ईशु ने किंशु को कहा, कैसे यूजलेस हो ना, तुम इस शादी को तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर सके। नहीं, तुम तो कह रही थी ना कि कैसे पोते हो अपनी दादी की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी जगह होती तो कब की शादी के लिए मान जाती। अब देखो मैं तो तुम्हारी बात मान रहा हूँ। हाँ तो मैंने कब कहा था कि मुझसे शादी कर लो? मैंने बस दादी की इच्छा पूरी करने के लिए कहा था, इसमें मुझे क्यों बीच में लेकर आए? ओ हेलो, मैं तुम्हें कोई बीच में लेकर नहीं आया, तुम्हारे पापा ही सामने से बोले थे, तो तुम ना भी तो बोल सकते थे। ना बोलने ही जा रहा था, पर रास्ते में किसी मंद बुद्धि ने सद्बुद्धि दे दी कि बाल विवाह टाइम से हो जाएगा तो टाइम से बच्चे भी हो जाएंगे। अब इतने समझदार इंसान की बात मैं कैसे टाल सकता था? तो मैंने सोचा जिसने इतना अच्छा ज्ञान दिया है क्यों ना उसी से शादी कर ली जाए। कोई और समझे ना समझे, वो तो समझेगी ही। और क्या चाहिए किसी लड़के को? एक ऐसी लड़की जो उसे समझे। किंशुक ने टॉन्ट मारते हुए कहा। ईशु को उस दिन रास्ते में बोली गई उसकी बात याद आई। उसे खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने किंशु को छेड़ने के लिए वो सब बात कही। ना वो उसे गुस्सा दिलाती और ना वो गुस्से में शादी के लिए हाँ कहता। अपने गुस्से में तुम हम दोनों का जिंदगी भर का नुकसान करा बैठे हो। माना मैंने तुम्हें छेड़ने के लिए कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर तुम भी मुझे कुछ बोल देते। शादी के लिए हाँ करने की क्या जरूरत थी? अब मेरे छेड़ने की सजा हम दोनों भुगतेंगे, ईशु ने कहा। किसी की मजबूरी पर उसे इतना भी मत छेड़ो कि वो भूल जाए कि क्या सही है और क्या गलत, किंशु ने बाइक रोकते हुए कहा। अब बाइक क्यों रोक दी? ईशु ने पूछा। दिमाग के साथ साथ आंखें भी खराब है क्या? मार्केट आ गया मैडम, उतरिए। ओह सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। छोड़ो भी, अब क्या क्या चीज के लिए सॉरी बोलती रहोगी, मुझे तो आदत लगा लेनी चाहिए। ऐसे ही लड़ते झगड़ते दोनों ने मार्केट का काम शुरू किया। क्योंकि दोनों की पसंद एक जैसी थी तो सामान खरीदने में उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। जैसे तैसे आधा दिन निकला, दोनों को बहुत तेज भूख लगने लगी। अब मैं और काम नहीं कर सकती, मुझे बहुत भूख लगी है, ईशु ने कहा। भूख तो किंशु को भी लग गई थी, पर वो जल्दी से जल्दी काम खत्म करके जाना चाहता था। तो उसने ईशु को चिढ़ाते हुए कहा, कितनी बड़ी भुक्कड़ हो ना तुम, ऐसा नहीं कि जल्दी काम खत्म कर ले तो दोनों को एक दूसरे से छुट्टी मिले। तुमको खाना है तो खाओ, नहीं तो बैठकर मेरी शक्ल देखो, पर मैं अब बिना खाए कोई काम नहीं करूंगी, ईशु ने आगे बढ़ते हुए कहा। वो जाकर पास के ही रेस्टोरेंट में बैठ गई। किंशु के पास अब कोई उपाय नहीं था, उसे मजबूरन उसके पीछे जाना ही पड़ा। वो जाकर ईशु के ही टेबल पर सामने वाली चेयर पर बैठ गया। तुम कुछ खाओगे या गुस्से से ही अपना पेट भरोगे? मैं ऑर्डर कर रही हूँ, बोलोगे तो तुम्हारे लिए भी कर दूं, ईशु ने मेनू कार्ड दिखाते हुए पूछा। अब जब टाइम वेस्ट हो ही रहा है तो क्यों ना खाऊं, तुम मेरा भी ऑर्डर कर दो, मैं आता हूँ हैंड वॉश करके, किंशु ने उठते हुए कहा। अब पता नहीं इस बंदर को क्या पसंद है क्या नहीं, मुझे क्या, मैं अपनी पसंद से ऑर्डर कर देती हूँ। खाना है तो खाए, नहीं तो चलता बने,
ईशु ने वेटर को ऑर्डर देते हुए सोचा। थोड़ी देर में किंशु आ गया। अब दोनों अपने अपने फोन में बिजी थे कि वेटर उन लोगों का ऑर्डर ले आया। किंशु सोच ही रहा था कि बोल तो दिया है इसे ऑर्डर करने को, पर पता नहीं क्या मंगवाया होगा, खा पाऊंगा या नहीं। ईशु ने हक्का नूडल्स और ड्राई मंचूरियन कोल्ड ड्रिंक के साथ मंगवाया था। ये देखकर किंशु के फेस पर स्माइल आ गई और वो बोला, अरे वाह, होने वाले पति की पसंद नापसंद का बड़ा ख्याल है तुम्हें तो। सब मेरी पसंद का मंगवाया है। कोई गलतफहमी मत पालना, ये सब मैंने अपनी पसंद से मंगवाया है। तुम्हें भी अगर ये सब पसंद है तो अच्छा ही है। जल्दी जल्दी खाओ और चलो। दोनों ने जल्दी जल्दी लंच किया और लास्ट में एक साथ बोले, खाने के बाद कुछ मीठा। किंशु ने वेटर को बुलाया और बोला, 1 वेनिला आइसक्रीम विद चॉकलेट सॉस। फिर ईशु की तरफ देखते हुए पूछा, तुम क्या लोगी? क्या तुम भी? मेरा मतलब तुम्हें भी? फिर रुकते हुए खुद को शांत करते हुए वेटर की तरफ देखते हुए कहा, मेरा भी सेम। अब हैरान होने की बारी किंशु की थी। दोनों की आइसक्रीम आई। किंशु ने आइसक्रीम खाते हुए ईशु से कहा कि तुम्हें सच में ये सब पसंद है या मुझे इम्प्रेस करने के लिए खा रही हो? मुझे क्या पड़ी है तुम्हें इम्प्रेस करने की? तुम्हें इम्प्रेस करे मेरी जूती। अब क्या इंसान अपनी पसंद का खा भी नहीं सकता? ऐसे ही लड़ते झगड़ते दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आए और बचे हुए काम को पूरा करने के लिए एक मॉल में गए। उनके सारे काम हो चुके थे, बस एक आखिरी शॉप में जाना था। किंशु देख रहा था कि जब से आए हैं ईशु उस शॉप पर जाना ही नहीं चाह रही थी। वो बार बार टाल रही थी, लेकिन अब उसके पास और कोई बहाना बचा नहीं था। तो उसने किंशु की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज, उस शॉप से सिर्फ साड़ियां उठानी है, फिनिशिंग के लिए दी हुई हैं। तुम जाकर ले आओ ना, मुझे वहां नहीं जाना। प्लीज ले आओ ना। क्या बात है, आज तुम्हारे मुंह से फूल क्यों बरस रहे हैं? इतना प्लीज प्लीज करके तो आज तक तुमने मुझसे कभी बात नहीं की। देखो, मुझे उस शॉप पर नहीं जाना है। अगर तुम ला सकते हो तो बोलो, वरना मैं माँ से बोल दूंगी कि हम भूल गए वो लाना, किसी और से मंगा लें। ईशु ने आंख दिखाते हुए कहा, मैं ले आऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्यों नहीं जाना चाहती उस शॉप पर। ईशु, उस शॉप पर एक लड़का है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। किंशु, पसंद तो मैं भी नहीं हूं तुम्हें, पर शादी कर रही हो ना। ईशु, तुम समझते क्यों नहीं? वो मुझे या शायद हर लड़की को गलत तरीके से देखता है और नाप लेने के बहाने गलत तरीके से टच करता है। किंशु, तो तुमने उसकी कंप्लेन क्यों नहीं की? ईशु, लास्ट टाइम जब आई थी तो दादी और तुम्हारी मम्मी साथ थी, उनके सामने मुझे कोई सीन क्रिएट नहीं करना था। किंशु, आज तो कोई नहीं है ना, तो चलो मजा चखा आते हैं। ऐसे लोगों की हिम्मत और बढ़ जाती है जब कोई कुछ नहीं करता। ईशु, तो प्लान क्या है? किंशु, चलो रास्ते में बताता हूँ। दोनों कुछ बात करते हुए शॉप पर पहुंचे। पहले उन्होंने अपनी खरीदी हुई साड़ियां वहां से ली। फिर ईशु ने वहां टंगी एक ड्रेस को देखकर कहा, वाह, कितनी सुंदर ड्रेस है। किंशु, मुझे ये ड्रेस चाहिए। किंशु, ले लो ना जो भी चाहिए, तुम्हें किसी ने ना थोड़ी कहा है। वो लोग बात ही कर रहे थे, इतने में वो लड़का विक्रम इन दोनों के पास आ जाता है। विक्रम वही लड़का है जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले ईशु ने किया था। विक्रम, हेलो मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? ईशु, मुझे वो ड्रेस दिखाइए प्लीज। विक्रम, श्योर मैम, अभी दिखाता हूँ। देखिए मैम, ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है। इस ड्रेस में आप काफी हॉट लगेंगे और आपके फिगर पर यह ड्रेस बहुत ही सेक्सी लगेगा। किंशु वहां से थोड़ी दूर खड़ा था और ऐसा देख रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो, लेकिन मन ही मन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। किंशु उनके पास आते हुए बोला, देख लिया क्या ड्रेस की फिटिंग वगैरह? अगर ठीक करानी है तो जल्दी नाप दो, हमें और भी काम है। विक्रम, आइए मैम, मैं आपका नाप ले लेता हूँ। ईशु ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए किंशु से कहा, इतना भी कोई खास ड्रेस नहीं है, रहने देते हैं। विक्रम समझ रहा था कि लड़की को गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो विक्रम की शिकायत नहीं कर पा रही है। विक्रम ये सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था। किंशु, अरे नहीं नहीं, प्लीज ले लो। तुमने पूरे दिन में अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, ये तो तुम्हें लेना ही होगा, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। प्लीज ना। ईशु, अरे नाराज मत हो, मैं ले रही हूँ। आइए भैया, नाप ले लीजिए। विक्रम गंदी सी हंसी हंसकर उसके पास आता है और नाप लेना शुरू करता है।
किंशु उस वक्त किसी फोन का बहाना करके थोड़ा साइड हो जाता है। जब विक्रम देखता है कि किंशु उन लोगों को नहीं देख रहा है, तो वो कमर का नाप लेने के बहाने ईशु की कमर को चूटी काटता है और फिर गंदी सी हंसी हंसता है। बस ईशु इसी चीज का इंतजार कर रही होती है। वो खींच के एक जोरदार थप्पड़ उस विक्रम को मारती है। विक्रम एकदम हक्का बक्का रह जाता है। ईशु, साले कमीने कुत्ते, कमजोर समझ रखा है क्या? 2 बार कुछ बोला नहीं तो क्या सोच लिया, कभी नहीं बोलेगी? ऐसा बोलकर ईशु उसे जोरदार धक्का देती है, जिससे वो जमीन पर गिर गया। ईशु को पहले ही उस पर काफी गुस्सा आया हुआ था। उसने अपना पर्स उठाया और पर्स से उसकी खूब धुलाई की। विक्रम, अरे मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। किंशु ने शोरूम के मैनेजर को बुलाया और सीसीटीवी फुटेज चेक करने को बोला और साथ ही ईशु के पर्स में रखा फोन भी दिया, जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। ईशु की हिम्मत देखकर वहां आए हुए कस्टमर्स में से 2 लड़कियां आगे आईं और बोली, ये लड़की ठीक बोल रही है, इस विक्रम ने हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ किया है, बस डर के मारे हमने आज तक मुंह बंद रखा। ईशु का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने विक्रम को और मारते हुए कहा, साले हरामी कुत्ते के पिल्ले, इतने ही तेरे हार्मोन उछल रहे हैं तो जाकर अपनी माँ बहन पर आजमा, फिर वो बताएंगी तुझे कि हॉट किसे कहते हैं और सेक्सी किसे कहते हैं। ईशु का ये रूप किंशु ने पहले कभी नहीं देखा था। उसे अब ईशु को देख देख कर बहुत हंसी आ रही थी। उसने ईशु का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, बस मेरी माँ, बस, मर जाएगा वो, अब हमारा काम पूरा हो गया, अब आगे का काम यहाँ का मैनेजर और पुलिस अपने आप देख लेगी, तुम चलो यहाँ से, हमें लेट हो रहा है। ऐसा बोलकर किंशु ईशु को खींचकर शोरूम के बाहर ले जाता है। थोड़ा आगे बढ़कर मॉल में एक जगह ईशु को बैठाता है और पानी देता है। जब ईशु थोड़ा नॉर्मल हो जाती है, तब किंशु उससे पूछता है, इतनी ही आती है या और भी स्टॉक है? ईशु, पूछना क्या चाह रहे हो, साफ साफ बोलो। किंशु, अरे गालियां, इतनी ही आती हैं या स्टॉक में और भी हैं? ईशु, बहुत सारी हैं, और तुम्हारे लिए तो एक पूरा फोल्डर अलग ही बना हुआ है, तो बच के रहना और हो सके वहां तक मुझसे पंगा मत लेना। किंशु, अरे नहीं नहीं, आज देवी चंडका का रूप देखकर किसकी हिम्मत की तुम्हें छेड़े या तुमसे पंगा ले, मेरी तो नहीं। अरे बाबा, भगवान अपनी दया दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। ईशु, तुम्हारी नौटंकी अगर हो गई है तो अब हम चलें, मेरा कोई मूड नहीं है तुमसे माथा पच्ची करने का। किंशु, मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए, एक लोफर को क्या पीट दिया, खुद को झांसी की रानी समझ रही हो? मैं बाइक निकालता हूँ, तुम गेट पर मिलो। वापस आते टाइम दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। दोनों यही सोच रहे थे कि यहाँ हम दोनों एक दूसरे को एक पूरा दिन नहीं झेल पाए, पूरी जिंदगी कैसे झेलेंगे। एपिसोड 6।